अगर इस बार बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से तूने मुझे निराश किया तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, समझी? मैं तुझे त्याग नहीं रही, बस तुझे मौत से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यह बात है एक समृद्ध गांव विकासपुर की, जहां रहता था आम का एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम रमेश था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर दिल से वो बेहद दरिद्र था। बेटे की चाह ने उसके इंसानियत के एहसास को धीरे धीरे मार दिया था। सुमति, अगर इस बार बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से तूने मुझे निराश किया तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, समझी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच्ची तो कह रहा हूँ। मैंने क्या मांगा था तुझसे? सिर्फ एक बेटा। पर हर बार तूने मुझे शर्मिंदा किया है। पहले ही 7 बेटियां हैं, अब एक और नहीं चाहिए, और नहीं। सुमति की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह चुपचाप अपना बस्ता बांधती है और अपने मायके चली जाती है। नौ महीने बाद सुमति को जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी बेटी ही जन्मी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर उन्हें पता चला कि इस बार भी बेटी हुई है तो न जाने वो क्या कर देंगे। मैं भी कैसी अभागन हूँ जो एक पुत्र को जन्म नहीं दे पा रही। नहीं, अगर उसने मुझे इस बच्ची के साथ देखा तो शायद मुझे भी और इसे भी मार ही डालेगा। नहीं, इससे अच्छा है मैं इसे कहीं छोड़ आऊं। अपने पति के क्रूर स्वभाव और डर से कांपती सुमति ने वो निर्णय लिया जो शायद ही कोई माँ कभी लेती है। मेरी बच्ची, अगर कभी तुझे मेरी कमी महसूस हो तो मुझे माफ कर देना। मैं तुझे त्याग नहीं रही, बस तुझे मौत से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जब एक माँ अपनी मासूम बच्ची को जंगल में छोड़ रही थी, तब कोई इंसान नहीं था जो देखता। लेकिन एक चील पेड़ की डाल पर बैठी ये पूरा दृश्य देख रही थी। न जाने उसे दुख हुआ या शिकार की खुशी। हे भगवान, ये इंसान भी ना, कैसी माँ है ये, अपनी ही बच्ची को मरने के लिए छोड़ गई। खैर, मुझे क्या, मेरा आज का भोजन तो मिल ही गया। वो मादा चील उस बच्ची को अपने घोंसले में ले गई। इरादा था उसे शिकार बनाना, लेकिन जैसे ही बच्ची की मासूम रुलाई उसके कानों में पड़ी, पल भर में ही उसकी ममता जाग उठी। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी? मैं तो उस औरत को निर्दयी कह रही थी, पर खुद उससे भी बड़ा पाप करने वाली थी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी माँ ने तुझे छोड़ दिया, मगर अब से तू अकेली नहीं है। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। उस दिन से मादा चील ने बच्ची की देखभाल माँ बनकर की। चील ने उसका नाम आर्या रखा। चील ने आर्य को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब कोई लड़की तालाब में नहाने आती तो चील उसके कपड़े लाकर आर्या को दे देती। कभी कहीं से दूध ले आती तो कभी किसी के घर की खिड़की से फल मिठाइयाँ उठा लाती। इसी तरह आर्या धीरे धीरे बड़ी होती गई। आर्या अब वो नन्ही सी जान नहीं थी जिसे जंगल में छोड़ दिया गया था। वो अब 22 साल की एक बेहद खूबसूरत कन्या बन चुकी थी। एक दिन एक सौदागर जंगल के उस रास्ते से गुजर रहा था जहाँ आर्या रहती थी। चलते वक्त अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठी आर्या की ओर जाती है और वो हैरान हो जाता है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन इतनी घने जंगल में, और वो भी पेड़ पर। आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे सुनो, इतने घने जंगल में तुम इस पेड़ पर क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ किसी का इंतजार कर रही हो? आर्या सौदागर को देखकर थोड़ी घबरा जाती है और उससे सवाल करने लग जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजू है, मैं एक सौदागर हूँ। बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। माफ करना, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी हालत देखकर लगा शायद मदद की जरूरत हो। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बताओ, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ।
आर्या की बात सुनकर राजू का चेहरा उतर गया। उसके लिए ये बात समझ पाना आसान नहीं था। क्या तुम यहीं रहती हो, और वो भी इस पेड़ पर? हे भगवान, कहीं ये कोई डायन तो नहीं? यहां से निकल ले राजू, वरना ना जाने अगर ये सच में डायन निकली तो तुझे कच्चा खा जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं यहां से जा रहा हूं। राजू पलटने ही वाला था कि तभी अचानक हवा में एक छाया मंडराई। एक विशाल चील सामने आकर पेड़ की डाली पर बैठती है और राजू को आवाज लगाती है। ए लड़के, वहीं रुक जाओ। अरे ये क्या? ये चील तो बोल रही है। हे भगवान, ये मैं कहां फंस गया? लगता है आज तेरा आखिरी दिन है राजू। क्या तुम यहाँ किसी काम से आए हो? मैं तो बस पास वाले गांव जा रहा था। रास्ते में इस लड़की को देखा तो सोचा पूछ लूं कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। मगर आप चिंता ना करें, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मुझे लगा ये लड़की संकट में है, इसलिए रुका। अरे नहीं नहीं, डरो मत। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कोई बुरे इरादों वाले हो, इसीलिए मैं खुद बात करने आई हूँ। जी, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो, ये जो लड़की तुमने पेड़ पर देखी है, ये मेरी ही बेटी है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। चील ने गहरी सांस ली और राजू को सब कुछ बता दिया। कैसे एक दिन किसी निर्दयी माँ ने उस मासूम बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। कैसे इस चील ने उसे अपनी संतान की तरह पाला, उड़ना नहीं सिखाया लेकिन जीना सिखाया। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आप धन्य हैं। एक चील होकर भी आपने इंसानियत का जो फर्ज निभाया है वो इंसानों से भी कहीं ऊपर है। मगर आपने मुझे ये सब क्यों बताया? देखो, आर्या अब जवान हो गई है और मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ। मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। पता नहीं किस दिन मुझे क्या हो जाए, यही सोचकर मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम आर्या के लिए एक अच्छा वर ढूंढो। मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, ताकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसका सदा ख्याल रखे। अगर आपको कोई एतराज न हो तो क्या मैं आर्या से शादी कर सकता हूँ? मैं उसे प्यार और सम्मान दूंगा और जिंदगी भर उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आर्या को मुझसे अच्छा कोई समझ भी नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे खुशी होगी। बस वादा करो कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे और उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दोगे। मैं उससे बात करती हूँ। आर्या शुरुआत में शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर चील ने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की। आखिरकार वह मान गई। चील ने आर्या का हाथ राजू के हाथ में सौंपा और दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। आर्या कभी इंसानों के बीच नहीं रही थी, इसलिए उसके लिए यह सब बहुत ही मुश्किल था। उधर राजू की पहले से ही 2 पत्नियां थीं, मगर वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था और सभी को बराबर का प्यार देता था। आर्या, ये है हमारा प्यारा सा घर और ये हैं मेरी 2 पत्नियां, तुम्हारी सौतने। जैसे ही राजू की 2 पत्नियां माधवी और जानवी ने आर्या को देखा, उनके चेहरों का रंग बदल गया। आर्या की खूबसूरती और राजू का उस पर ध्यान देखकर उनके दिल में जलन पैदा हो गई। आर्या को आए अब 1 हफ्ता हो चुका था। माधवी और जानवी राजू के सामने आर्या के साथ तो अच्छा बर्ताव कर रही थीं, मगर उसके पीठ पीछे वो आर्या को बहुत सताती थीं। माधवी, इस डायन का कुछ तो करना पड़ेगा। जब से आई है तब से हमारा जीना हराम कर रखा है इसने। तूने बिल्कुल ठीक कहा जानवी। देख ना, मुझे इसके कपड़े धोने पड़ते हैं, इसका खाना बनाना पड़ता है। जब से आई है नाक में दम कर रखा है, मगर हम करेंगे क्या? आज शाम को राजू गांव जा रहा है, कह रहा था कि 2-4 दिन वहीं रुकेगा। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा होगा। इन 2-4 दिनों में हम इसका ऐसा हाल करेंगे कि ये खुद अपने घर भाग जाएगी। जीना हराम कर देंगे इसका। शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी। सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था। राजू पास ही के गांव में कुछ जरूरी काम से जाने को मजबूर था।
मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। वजह थी आर्या और वो डर जो उसकी 2 पत्नियों माधवी और जानवी को लेकर उसके दिल में था। वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि वे आर्या से नफरत करती हैं। राजू जाने से पहले आर्या के पास आता है। वह थोड़ा रुका, उसे देखा और फिर भारी मन से बोल पड़ा। आर्या, मुझे माफ कर देना। जो मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा दिल बिल्कुल नहीं है जाने का, लेकिन काम जरूरी है। मैं जितना जल्दी हो सके वापस आने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। आर्या कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की परछाई होती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। राजू का मन और भारी हो जाता है। वो मुड़ता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। राजू की गैरहाजिरी अब एक नया तूफान लेकर आने वाली थी। एक तूफान जो आर्या की परीक्षा लेगा और उसका हौसला परखेगा। राजू के जाते ही हवाओं का रुख बदल गया था। आर्या अकेली पड़ चुकी थी एक ऐसे घर में जहां उसकी मौजूदगी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। शाम का अंधेरा जब धीरे धीरे गहराया तो माधवी और जानवी की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरने लगी। अब आया असली वक्त। अब इस जंगल की परी को दिखाते हैं असली इंसानी दुनिया कैसी होती है। अरे ए महारानी की औलाद, चल उठ, बहुत हुआ अब तेरा। जब से आई है तब से तूने बहुत मजे किए। आज के बाद घर का सारा काम तू करेंगी। कपड़े से लेकर बर्तन सब तुझे धोना पड़ेगा। चल अब काम पे लग जा। अपने सौतन की कड़वी बातें सुनकर आर्या चुपचाप सारा काम खुद करती है, बिना किसी शिकायत के। मगर दिन ब दिन उस पर जुल्म बढ़ने लगे। सौत ने जानबूझकर उसके हिस्से का भी खाना खा जाती थी। वो जानबूझकर आर्या की कपड़े मैले कर देती थी और सारा काम उसी से करवाया जाता। दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या थोड़ी देर में विश्रांति कर सकती हो? तुम तो जंगल में पली हो ना, काम करने की तो आदत होगी तुम्हें। चलो चलो, अब कुएं से पानी भर कर लाओ। फालतू में नाटक मत करो। आर्या कुछ नहीं बोलती। उसने जंगल में रहकर सीखा था सहन करना, झुकना नहीं। वो सारा काम करती, फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ चील को याद करती। माँ, आप सही कहती थी। ये दुनिया बहुत अलग है, मगर आपसे किया वादा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। मैं तो अपनी सौतनों को बहन मानती थी, मगर ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। काश आप यहाँ होती माँ और इन्हें सबक सिखाती। अरे ओ जंगली, हाँ तुझसे ही कह रही हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है? यहाँ आ। वहाँ उस पेड़ से पागलों की तरह क्या बड़बड़ा रही थी? कहीं तू सच में पागल तो नहीं है? क्या हुआ दीदी? मैंने तो सारा काम निपटा दिया है। रसोई से लेकर कपड़े, झाड़ू और पानी भरना सब कुछ कर लिया है। हाँ तो क्या हुआ? तेरा काम खत्म हुआ है, हमारा नहीं। हम जब तक चाहें तुझे काम करना पड़ेगा। अब तू ये अच्छी तरह से समझ ले, इस घर में तेरा कोई हक नहीं है। तेरी जिंदगी हम नर्क से भी बदतर बना देंगे। जा, अब जा और आंगन फिर से साफ कर। हाँ फिर से, क्योंकि हमें तेरा चैन से बैठना बर्दाश्त नहीं। शाम का वक्त था। हवा थमी हुई थी। आंगन में चुपचाप झाड़ू लगा रही आर्या के हाथ कांप रहे थे। दिन भर के तानों, जुल्म और अपमान ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था, मगर फिर भी वो खामोश थी। तभी माधवी पीछे से तेजी से आई और बिना कुछ कहे अपनी भरपूर ताकत से एक जोरदार लात आर्या के पीठ पर मारी। आर्या जोर से जमीन पर गिरी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और फट गया। खून बहने लगा और उसके चेहरे से दर्द और बेबसी की चीखें निकल पड़ी। आश्चर्य की बात ये थी कि आर्या की दोनों सौतें उस पर हंस रही थीं। धीरे धीरे आसमान से एक अजीब सी गर्जना सुनाई दी। फिजा बदलने लगी थी। हवा तेज हुई। आसमान पर काले धब्बे मंडराने लगे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। माधवी, वो क्या है? आसमान में क्या उड़ रहा है? अचानक
आसमान से चीलों का एक विशाल झुंड गगन को चीरता हुआ आ गया। तेज पंख, चुभती आंखें और हर एक चील की चोंच जैसे न्याय का हथियार हो। माधवी और जानवी भागने ही वाली थीं, मगर देर हो चुकी थी। चीलों ने दोनों पर धावा बोल दिया। उनकी पीठ, बाजू, कपड़े सब नोच डाले। चीखें गूंजने लगीं, मगर अब कोई रहम नहीं था। राजू भी उसी समय वहां पर आता है। तुम दोनों को यही सजा मिलनी चाहिए थी। आर्या की मासूमियत, उसकी खामोशी, उसका मजाक उड़ाया तुमने। अब भुगतो, तुम दोनों इसी लायक हो।